बयान कहां से आया? आलोक शर्मा आप ही बताइए कि ज्वाइंट मैनिफेस्टो आ रहा है क्या इंडिया गठबंधन का या नहीं आ रहा है? ये कंफ्यूजन क्यों है? देखिए मानक जी, मैं अभी जुड़ा हूं, मुझे लेट जोड़ा गया, मुझे पता नहीं था कि क्या टॉपिक आपका चला है। जहां तक बात ज्वाइंट गठबंधन की है, ज्वाइंट मैनिफेस्टो की है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई चर्चा है। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी तमाम दल लड़ते हैं अलग अलग, तो उनका एक बाद में जीतने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, और वो कोई नई परंपरा नहीं है, वो पहले से परंपरा रही है। अब आप ज्वाइंट मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो बिहार के एक प्रवक्ता अभी बोल रहे थे मुझसे पूर्ववर्ती, जेडीयू का पिछली बार 2019 का तो मैनिफेस्टो ही नहीं आया था, और बीजेपी का मैनिफेस्टो 3 चरण के बाद आया था। तो आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 चरण के बाद सत्तारूढ़ पार्टी। अरे आप गलत तरह से ले रहे हैं भाई। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी लगातार पूछ रही है, अलग अलग पार्टियों का, विपक्ष का गठबंधन का मैनिफेस्टो आ रहा है, ये अलग अलग दे रहे हैं अपना मैनिफेस्टो, एक साथ क्यों नहीं दे रहे? अब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप ही के साथी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने शायद किसी कार्यक्रम में यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट मैनिफेस्टो आने वाला है, जल्द आने वाला है। अब प्रवक्ता कहीं अगर ऐसी बात कहता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, यह मेरा मानना है, क्योंकि वो पार्टी की तरफ से बोल रहा होता है। आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए अगर नहीं है तो। मेरे पास इस तरह की बिल्कुल मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, और अगर इस तरह का मैनिफेस्टो आना होता तो वो अभी तक आ गया होता। ठीक है मानक जी, हम तो सबसे पहले मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव परसों 2 दिन बाद रह गए, कल प्रचार समाप्त हो जाएगा। ओके। लेकिन मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पिछली बार जेडीयू का मैनिफेस्टो इसलिए नहीं आया था कि जेडीयू कह रही थी कि धारा 370 में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, और बीजेपी कह रही थी हमें परिवर्तन करना है। तो उसके वजह से जेडीयू का पूरी तरह से पता नहीं कौन सा ईडी सीबीआई का फोन गया, उनका पूरा मैनिफेस्टो ही नहीं आया था पिछली बार। खैर, अब मुद्दे की बात यह है कि मैनिफेस्टो जो है, दोनों का कंपैरिजन आप करेंगे तो बीजेपी का मैनिफेस्टो पूरी तरह से हवा हवाई है, और हवा हवाई है इसीलिए मोदी जी भी हवा में ही है, और इस बार वोट भी इनको हवा में मिलेंगे। अरे जेडीयू को थोड़ा ईडी सीबीआई का फोन कभी गया? आलोक जी कैसी बात कर रहे हैं? और वैसे भी वो तो एनडीए के साथ हैं, उनको क्यों फोन जाएगा? अब 3-3, 4-4 बार सरकारें बदल रही हैं, वो क्या हो रहा है हमें तो पता नहीं भाई। अरे पिछली बार भी वो एनडीए में थे ना, बीजेपी के साथ ही थे, उनको थोड़े फोन जाता है। कैसी बात करते हैं आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है ना अरे भाई, आपको यही तो नहीं पता, साथ वालों को ज्यादा जाते होंगे, साथ वालों को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। ओके, नहीं आलोक जी, लेकिन मेरा सवाल अभी अपने मंत्रियों के और जजों के यहाँ पिगेसेस लग जाते हैं, तो क्या फोन तो जब मर्जी हो जाएगा, जिस मर्जी का। ओके आलोक जी, बीजेपी का गंभीर सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिए, हंसी मजाक चलता रहेगा। आरोप यह है बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी भी ये सोच रहा होगा, हर गठबंधन की अलग अलग पार्टी, आपकी कांग्रेस, सपा, आरजेडी, सब अपना अपना अलग अलग घोषणा पत्र दे रहे हैं, और बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग राय है। ऐसे में जनता किस बात पर विश्वास करे और किस पर ना करे? देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना अस्तित्व है, और हर पार्टी जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना घोषणा पत्र लाने के लिए। अब जो समस्याएं राजस्थान की हैं वो बिहार की नहीं है, जो बिहार की हैं वो तमिलनाडु की नहीं है। तमिलनाडु और साउथ इंडिया को देखें तो बिल्कुल इकोनॉमिकली, सोशली बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया को अगर आप वेस्ट इंडिया से, गुजरात और महाराष्ट्र से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग है। वहां पर किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहां पर किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जब इतना बड़ा गठबंधन होगा तो स्वाभाविक है कि अलग अलग जो पार्टीज हैं, जो छोटे रीजनल पार्टीज हैं, उनका अपना राज्यों में जो हित है उनको लेकर अपनी मैनिफेस्टो में वो पॉइंट डालना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी समग्रता के साथ डालना चाहेगी। रीजनल पार्टी जिस स्टेट में ज्यादा पावरफुल है, जिसमें ज्यादा वो चुनाव लड़ रही है, वो लोकल इश्यूज को ज्यादा लेना चाहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बैठकर उसको सबको कौन कौन सी चीजें समावेशित करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है, उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है उसमें कहीं पर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं पर भी कोई गलत चीज नहीं है। और ये पीएम का इंटरव्यू देखा आपने कल? 12-13 दिन में पूरा देखा या नहीं देखा? हाँ, मैंने थोड़ा सा आज नहीं, पूरा नहीं देखा, मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने उसको देखा कि भाई क्या क्या उसमें पॉइंट्स बोले गए। तो आपका कोई प्रश्न है तो बताएं उस पर। कमाल है, आप तो पीएम इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, हर मुद्दे पर बोले, आप कह रहे हैं प्रश्न पूछिए तब बोलूंगा। आलोक जी, आपके पास तो जवाब पहले से तैयार रहता है, राय आपकी टिप्पणी हर मुद्दे पर रहती है। देखिए, मुझे लगता है, देखिए आप राय मांगे, टिप्पणी मांगे, मैं दूंगा, लेकिन आज पूरे देश के लिए और खासतौर पर पत्रकार जगत के लिए एक शर्म का विषय कि 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री को आप सब लोग मिलकर एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। आप लोग
जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना मजबूत होता था, उस चौथे स्तंभ की पूरी तरह से नींव हिला दी आप लोगों ने, मानक जी, और उसमें आप भी शामिल हैं और हम जैसे लोग भी शामिल हैं जिनका जो दबाव नहीं बना पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरव्यू की दो चीजें हैं मैं लेकर चलूंगा, एक तो इंटरव्यू देना और एक इंटरव्यू का कंटेंट। इंटरव्यू देना देश के प्रधानमंत्री को गिने चुने सवालों पर, पहले भी वो करते रहे चुनाव में, बंटवा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम चूस कर खाते हैं, आम काट कर खाते हैं, उसी तरह के सवाल यहां पर रहे। न महंगाई पर एक सवाल है, न बेरोजगारी पर एक सवाल है, जो तमाम मुद्दे हैं उनके ऊपर एक सवाल नहीं। मणिपुर में फिर दोबारा से आग लग रही है, उसके ऊपर एक सवाल नहीं है। चाइना पर एक सवाल नहीं है। पाकिस्तान से कुछ बात हो गई होती तो पाकिस्तान पर 10 सवाल हो गए होते, क्योंकि भारत पाकिस्तान के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है। तो देश के प्रधानमंत्री को आज सोचना चाहिए कि आप 7 फेज में चुनाव करा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात। आलोक जी, आपने इंटरव्यू देखा? 2.5 महीने 3 आपने सही कहा और आपने ईमानदारी से मान लिया, आपने देखा नहीं, उसमें सवाल थे, ये वाले भी थे, चाइना भी था, पाकिस्तान भी था और सारे मुद्दे थे, ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा नहीं था। तो वो कोई बात नहीं, आपने देखा नहीं, वो तो चलेगा। हाँ नहीं, मैं फिर कहूंगा कि चाइना के ऊपर क्या ये सवाल था कि क्या चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली कि नहीं कब्जा ली? हाँ, चाइना का भी था, पाकिस्तान के विषय में पुलवामा का सारे सवाल थे। मैं फिर पूछ रहा हूं, देखिए, सवालों को घुमा फिरा के पूछना हमें भी आता, आपको भी आता है। क्या किसी पत्रकार ने आज तक देश के प्रधानमंत्री से पूछा जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें क्या हुआ और क्यों हुआ? एनआईए की जांच आज तक देश क्यों नहीं जानता है? क्या किसी पत्रकार ने पूछा ये सवाल? क्या किसी पत्रकार ने पूछा सोनम वांगचुक जो कह रहा है और तमाम आपके सांसद कह रहे हैं कि चाइना ने जमीन कब्जा ली है, देश के प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट कैसे दे दी? क्या किसी पत्रकार की हिम्मत है कि वो पूछ ले? मुझे नहीं लगता कि वो पूछ सकता है। 2047 का विजन और 2098 का विजन और ये सब देश को गुमराह करने वाले टॉपिक हैं और वो केवल पूछे गए। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर काफी देर तक मोदी जी ने सुना है, मैंने काफी बोला है। हाँ। उनको स्वयं नहीं लगता कि इससे ज्यादा अकर्मण्य इनएफिशिएंट इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता। ओके, जफर इस्लाम, कि आज इस बार 7 फेज में आप चुनाव कर रहे हैं, 3 महीने तक आपका पूरी तरह से इलेक्शन चल रहा है। 2004 में 40 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन आज आप नहीं कराना चाहते। एक स्टेट उड़ीसा में मेरे ख्याल से 5 या 6 फेज में चुनाव हो रहा है और भाषण देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। देश यही तो कह रहा है कि आपकी कथनी और करनी तो में आपका पॉइंट क्या है आलोक जी? ये लंबा चुनाव क्यों कराया जा रहा है, ये भी बताइए फिर। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन से आप लोग कभी पूछ लेते भाई। 100-150 पत्रकार बैठे थे, किसी ने नहीं पूछा इलेक्शन कमिश्नर से। वो चुनावी भाषण जब वहां दे रहे थे, सब कुछ विपक्ष ही बताएगा क्या? इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं पूछा? भाई, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आपका आरोप पूछ रहा हूं। आरोप क्या है? लंबा चुनाव क्यों कराया जा रहा है? किसको फायदा होगा इससे? मैं आरोप की बात नहीं कर रहा भाई। लंबा भाई, मैं तो क्या उनकी इलेक्शन कमीशन की इनएफिशिएंसी का पॉइंट उठा रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। एक उड़ीसा छोटे से राज्य में जिसकी पॉपुलेशन 3-4-5% होगी देश की, उसमें 6-6 फेज में चुनाव हो रहा है और भाषण फिर हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन।